तो आपके मेरे डेली करंट अफेयर के सेशन में जहाँ पे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की थ्रू एमसीक्यू जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है सेम उसी फॉर्मेट में। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल वेज इन विच ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम्स। So this video will be relevant for UPSC, PCS, SSC, CGL, bank and state exams. So starting with first MCQ, recently नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने IIT गुवाहाटी के साथ मिलके एक टारगेट लिया है टू रिप्लेस प्लास्टिक इन रेलवे स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। मतलब प्लास्टिक को रिप्लेस करना है एक अल्टरनेटिव के साथ सारे रेलवे स्टेशन पे। तो ये टारगेट लिया है किसको प्लास्टिक को किससे रिलेट करने का, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ रिप्लेस किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछने का आइडिया आएगा दिमाग एग्जामिनर के माइंड में कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने किस आईआईटी के साथ पार्टनरशिप की है प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ। तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि किस स्टेशन से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, वो होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। और तीसरा एमसीक्यू आपके सामने है फ्रंट स्क्रीन पे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ प्लास्टिक को रिप्लेस किया जाएगा। तीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो, मतलब ये इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ सकता है और तीनों तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड एमसीक्यू हो जाता है आज का, वनेरा दी मिशन, जिसको लॉन्च किया गया है अभी वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। इसमें एक लैंडर है, एक ऑर्बिटर है। तो इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है रशिया ने। अब इसी से रिलेटेड तीन तरीके से इस क्वेश्चन को फिर से पूछा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन यही होगा स्क्रीन पे कि वनेरा डी मिशन को वीनस के लिए किसने लॉन्च किया? रशिया ने। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वनेरा डी मिशन है जो ये किस प्लेनेट के लिए लॉन्च किया गया है स्टडी करने के लिए? तो उसका आंसर होगा वीनस। और तीसरा एमसीक्यू हो सकता है जो वनेरा डी में डी है, डी क्या सिग्निफाई करता है, इसका मीनिंग क्या है डी का? तो इसका मीनिंग है कि जो आज तक के डी फोर डोल्गो जी वो साजा लॉन्ग, जिसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। मतलब ये हाईलाइट कर रहा है कि जो अभी अभी का जो डिजाइन है ना, जो जो इस मिशन के लिए जो सैटेलाइट, मतलब ये जो लैंडर और ऑर्बिटर बनाए गए हैं, जो उसका डिजाइन है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एज कम्पेयर टू अर्लियर सोवियत लैंडर्स। जो पहले के लैंडर बने हुए हैं उसके कंपैरिजन में ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये लैंडर से रिलेटेड है। ठीक है। तो तीन तरीके से पूछा सकता है कि किस प्लेनेट के लिए किस कंट्री ने लॉन्च किया है और इसमें डी क्या सिग्निफाई करता है। ये तीन तरीके से एमसीक्यू को पूछा जा सकता है, तीनों तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड एमसीक्यू हो जाता है गोल्डन डोम इनिशिएटिव। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस कंट्री ने लॉन्च किया है। फर्स्ट एमसीक्यू तो आपका यही हो जाता है, तो इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है। एक एमसीक्यू यहाँ कवर हो गया, गोल्डन डोम इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज डिजाइन्ड एंड लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड एमसीक्यू होगा कि इसको डिजाइन किस तरीके से किया गया है। उसका आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे प्रोवाइड। इसमें क्या होगा कि 4 लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, जिसको कंबाइन किया जाएगा ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है उससे अर्ली डिटेक्शन होगा। कोई भी थ्रेट आती है किसी कंट्री के लिए तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा यूएस के लिए। और दूसरा जो ग्राउंड बेस्ड जो इंटरसेप्टर हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि एनजीआई, थार्ड, पेट्रियोट, जो यूएस के मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो तो इसका इसका ये आंसर हो गया। तो मतलब ये फोर, पहली बात है 4 लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम है इजराइल का, वैसे ही यहाँ पे गोल्डन डोम इनिशिएटिव यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। 4 कितना लेयर है इसमें? 4 लेयर है। और इसको लॉन्च किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। और बस ये दो तरीके इसके हैं, दो तरीके से आपको दोनों माइंड में रखना है। रिसेंटली जीएसटी 2.0, मतलब जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है। तो उस रिफॉर्म के अंतर्गत कितना स्टैंडर्ड्स होगा, जी मतलब जो जीएसटी स्लैब्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब उसमें चेंजेस लाने के लिए अमेंडमेंट प्रपोजल किए हैं जो अक्टूबर 2025 के अंदर का मतलब अनाउंस किए जाएंगे बाद में। तो इसमें क्या किया है कि स्लैब्स को ना, पहले जो 4 स्लैब थे उनको स्लैब को 2 में रिड्यूस कर दिया है। वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 स्लैब्स में रिड्यूस कर दिया है। और वो दो स्लैब कौन से होंगे? 5% और 18%। जो 12% वाले हैं उनको 5% में ला दिया जाएगा, जो 28% वाले हैं उनको 18 में ला दिया जाएगा। और कुछ 28 वाले जो कि 40 में जाएंगे वो क्या होगा, एक स्पेशल स्लैब है। आंसर आपका दो ही है कि दो स्लैब होंगे, 5 और 18। पर ये जो 40% वाला स्लैब है ना, ये स्पेशल स्लैब है, जिसमें क्या होगा सिन और लग्जरी, कुछ लग्जरी गुड्स होती हैं, सिन गुड्स लाइक टोबैको,
टोबैको वगैरह ये जो सिन गुड्स होती हैं उनके अंदर उन पे 40% का सेल लगेगा। तो ये इसके दो ही तरीके हैं पूछने के, स्पेशल टैक्स 40% वाला और 5 और 18% वाले दो सिंप्लीफाइड जीएसटी होंगे, स्टैंडर्ड रेट्स होंगे। रिसेंटली 79th मतलब जो इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। पहला एमसीक्यू आपका यही हो गया कि इंडिया का रिसेंटली कौन सा इंडिपेंडेंस डे 2025 में सेलिब्रेट किया गया है, वो किया गया है 79th। सेकंड एमसीक्यू हो गया, नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया है पहली बार सिएटल स्पेस नीडल के ऊपर। और ये सिएटल स्पेस नीडल कहाँ है? ये है हमारी यूएस के अंदर। तो उसमें पहली बार इसको उसकी मतलब चोटी पे होस्ट किया गया है। तो उसकी हाइट क्या है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसकी हाइट है 605 फीट। उस पे इसको सिएटल स्पेस नीडल पे होस्ट किया गया 79th इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, 605 फीट है और मीटर्स में आपको पूछा जाए तो 184 मीटर। अब आपको होगा कि सर ये डेटा टाइप क्वेश्चन मत पढ़ाइए भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टेट पीसीएस हो गए, एसएससी हो गए, जो अदर एग्जाम्स होते हैं ना, वो इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं सीधा। आपको लगेगा कि पूछना चाहिए था कि सिएटल स्पेस स्टेशन नीडल कहाँ पे है, यूएस के अंदर है, बट वो उससे भी एडवांस होते हैं। मतलब थोड़ा वो ऐसा पूछते हैं कि जो आंसर ना कर पाए, क्योंकि 200 के एग्जाम में आप दो मतलब मान लीजिए यूपीपीसीएस का आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो 200 में से आप 200 नहीं लाने देना उनको किसी को, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है पहले से ही कि वो कैसे आंसर को अच्छे से मतलब एटलीस्ट एक बार पता होना चाहिए, और जहाँ से एटलीस्ट आप मोर और लेस हिट कर पाए आंसर। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि 79 इंडिपेंडेंस डे था, और जो सिएटल स्पेस नीडल पे इसको होस्ट किया गया फ्लैग को, वो 605 फीट का था, जिससे इंडिया और यूएस के जो फ्रेंडशिप और डायस्पोरा को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू होता है, इंडिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है? ये किया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। पहला एमसीक्यू ये हो कवर अप हो गया आपका कि इंडिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। अब इसके अंदर इसमें डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या है इसके अंदर। तो इसमें क्या किया गया है भाई, 70 मीटर लॉन्ग सेटअप है ये, 70 मीटर का लेंथ का सेटअप है, जिसमें 28 सोलर पैनल्स हैं। और 70 मीटर में 28 ही लग सकता, 280 तो काफी ज्यादा हो जा रहा है। और 15 किलोवाट पावर का ये कैपेसिटी है इसमें। ठीक है, तो तीन इसके मेन डिस्क्रिप्शन पॉइंट है। पहला रिमूवेबल सोलर पैनल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। ये आपको पता रहना चाहिए। मेजरली क्वेश्चन इसी से आएगा कि फर्स्ट सोलर रिमूवेबल पैनल जो इंस्टॉल किया गया है किस रेलवे ट्रैक पे लॉन्च किया गया है? वो किया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स पे। और सेकंड एमसीक्यू हो सकता है और डीप में जाएगा अगर एग्जामिनर, तो पूछ सकता है कि इसकी लेंथ क्या है, कितने सोलर पैनल हैं और कितना है इसका कैपेसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू होता है वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म, जो मुंबई में अभी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है, तो उसको किसने होस्ट किया है? तो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का पर्पस क्या है कि जो इंडिया का जो अनटैप्ड क्रूज टूरिज्म का जो पोटेंशियल है ना, उसको टैप करना, उससे मतलब उसको पोटेंशियल जो उसके अंदर है छुपा छिपा हुआ है, उसको यूटिलाइज करना। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है मुंबई में। तो उसको किसने हेल्ड किया है? इसको मतलब ऑर्गेनाइज किसने किया है इस कॉन्फ्रेंस को? इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने इन कोलैबोरेशन विद इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आईपीए, इन दोनों के साथ मिलकर उसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है मास्टर टाइटल एट द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025। मतलब क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर ऑर्गेनाइज हुआ है अभी, उसमें किसने मास्टर्स का टाइटल जीता है? वो जीता है विंसेंट केमर ने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी के हैं। और इनको पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब टॉप 10 के अंदर उनको पहली बार इंक्लूड किया गया है। बस इससे रिलेटेड यही दो आपको याद रखना है कि उनका नाम पता रहना चाहिए और किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, और ये जो इवेंट था क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर से रिलेट मतलब इन्होंने ये जीता है। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर विन बाय विंसेंट केमर और द पर्सन बिलोंग्स टू जर्मनी। और पहली बार ये टॉप 10 में आया। इतना नहीं पूछना, बस ये 3 पॉइंट आपके कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम क्या है और ये किस इवेंट में इनको जीता है इन्होंने। फर्स्ट टेंटेटिव साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इज पॉपुलरली टर्म्ड है, मतलब इकोनॉमिक रिकवरी कहाँ पे होगी? जहाँ पे डिप्रेशन होगा, रिसेशन चल रहा होगा। तो जब पहली बार वो रिसेशन से इकोनॉमी उभरने की कोशिश करती है, वो पॉइंट उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रीन शूट। मतलब पहले रेड में चल रहा होगा, इकोनॉमी डाउन जा रही होगी, डाउन जा रही होगी, तो रिसेशन होगा। तो उस सडनली अगर एक तरीके से रिकवरी का पॉइंट आता है, तो उसको ग्रीन शूट बोलते हैं। ग्रीन पॉइंट आता है जहाँ पे उसका एक तरीके से शुरुआत हुआ है, वो एक टेंटेटिव साइन होता है। तो उसी को ग्रीन शूट बोलते हैं इसको।
ये कैसे होता है, जैसे कि पेड़ में स्प्रिंग आने पे नए-नए पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती है, तो उसी को सिम्बलाइज़ करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि इंडिया की कौन-सी वो पहली सिटी है, जिसमें पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट लगाया गया है? जो क्या करेगा, सस्टेनेबल एयर एविएशन फ्यूल बनाएगा, कुकिंग ऑयल को यूटिलाइज करके, वेस्ट कुकिंग ऑयल को यूटिलाइज करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएगा। जिससे क्या होगा, जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके अंदर उसको डिकार्बनाइज किया जाएगा। जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है उसको लेस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट बनाया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया पानीपत में। पानीपत में क्या, आईओसीएल की रिफाइनरी के अंदर, आईओसीएल की रिफाइनरी के अंदर इसको लॉन्च किया गया इनिशिएटिव को। जिसकी कैपेसिटी क्या है, एनुअल कैपेसिटी है 35,000 टन्स पर ईयर। जिसका इसका मेन पर्पस क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री को डिकार्बनाइज करना। आपको बस इतना पता होना चाहिए किस मतलब किस रिफाइनरी के अंदर इसको और किस प्लेस पे इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी, इसकी एनुअल कैपेसिटी क्या है और इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पहला एमसीक्यू जो तो यही हो जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? वो लगाया गया है आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी के अंदर। और उसका कैपेसिटी पूछ रहा है और किस कंपनी के साथ मिलकर आईओसीएल के अंदर इसको इनिशिएटिव को, मतलब जो जो सेटअप किया जा रहा है, ये किया जा रहा है एल&टी ग्रीन टेक कंपनी के द्वारा, जो एल&टी की सब्सिडरी है, जो ग्रीन फील्ड में काम करती है, मतलब ग्रीन एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और इसका कैपेसिटी है 10,000 टन्स। तो इसको बिल्ट जो किया जा रहा है वो बीओ मॉडल पे किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, बिल्ट भी एल&टी ग्रीन टेक करेगी, ओनरशिप भी उसी के पास होगी, ऑपरेट भी वो करेगी। बस इसने क्या कर लिया है कि 10,000 टन पर ईयर के हिसाब से 25 साल का एग्रीमेंट कर लिया है आईओसीएल को हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफर करने का। और ये मेनली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन है तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइज किया जाए, आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें क्या होगा कि दो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको लॉन्च किसने किया है और कहाँ पे किया है? आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के अंदर किया है और इसको सेटअप किया है एल&टी ग्रीन टेक ने, और कैपेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए 10,000 टन। इसरो ने अभी रिसेंटली न्यू स्पेस लेबोरेटरी प्रमोट करने के लिए ऑडिटोरियम रिमोट रीजन्स में इनॉग्रेशन किया है। मतलब इसरो ने अभी न्यू स्पेस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है प्रमोट करने के लिए स्पेस साइंस इन रिमोट रीजन्स। तो वो कौन सा रीजन है? उसको किया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश में किया। अब रीजन कौन सा है? ये है मेचुका। एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें क्या होगा, ये मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि इसमें मुस्कान फाउंडेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट को हैंड ऑन एक्सपोजर मिलेगा टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जिसके उनके अंदर इनोवेशन और क्यूरियोसिटी को लेके एक जागरूकता उभर के सामने आएगी। इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको स्पेस लेबोरेटरी को लॉन्च किया है मेचुका, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देवधानी डांस फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है कामाख्या देवी टेम्पल में, और कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पे है? असम के अंदर। एक एमसीक्यू यहाँ से कवर अप हो गया। दियोधानी डांस फेस्टिवल किससे रिलेटेड? कामाख्या टेम्पल इन असम से। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें किया क्या जाता है? इसमें क्या होता है कि या तो सोलो होगा या ग्रुप ट्रांस डांस बाय वुमेन बिलीव टू पजेस बाय गॉडेस मानसा। इसमें क्या किया जाता है कि मतलब माना जाता है कि जो वुमेन्स डांस करती हुई दिखाई देंगी, जो जिनको पोजेस कर लिया गया है गॉडेस मानसा, मतलब जिनके अंदर माता आ गई है, और माता का नाम क्या है? मानसा। और ये किससे रिलेटेड है? कामाख्या देवी टेम्पल इन असम से, दियोधानी डांस फेस्टिवल। और ये सरपेंट सरपेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं गॉडेस मानसा। स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट ने अभी क्रिएट किया है पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसमें मेंटल पासवर्ड का मतलब क्या है? ये इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि इसमें मेंटल पासवर्ड क्या है। तो पहला आपको पता होना चाहिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है। जैसे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है कि जैसे हम कोई ब्रेन से कुछ भी काम करते हैं तो मसल्स को कमांड देते हैं, मसल्स उस काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में क्या होगा कि हम ब्रेन से डायरेक्ट कंप्यूटर को या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसको कमांड देंगे, वो हमारे लिए उस काम को अकम्प्लिश करेगा। तो इस तरीके से उस तरीके से को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, मेंटल पासवर्ड। पासवर्ड आपको पता ही है, जैसे भी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो पासवर्ड क्या होता है कि प्रोटेक्शन टाइप होता है, सिक्योरिटी देता है हमको। तो उसी तरीके से जो स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है, तो मेंटल पासवर्ड क्या होगा, टू सेफगार्ड यूजर्स न्यूरल प्राइवेसी प्रिवेंट अनऑथराइज्ड, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये रोकेगा। जो इंसान के ब्रेन की जो प्राइवेसी है उसको बनाए रखेगा।
जेनेवा टॉक्स कहाँ पे हुई हैं, किससे रिलेटेड है? जेनेवा में हुई हैं। और इससे रिलेटेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड, मतलब जेनेवा टॉक्स, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए जेनेवा में भी टॉक्स हुई हैं। तो इसका ये मतलब इसका कोई आउटकम नहीं आया, इस डील का कोई आउटकम नहीं आया। इसका मेन रीजन क्या था? डेडलॉक क्या था? कंसेशन नहीं बन पाया कंट्रीज के बीच में। इसका मेन रीजन क्या था कि कोई भी कंट्री मतलब कैपेसिटी कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे उसको रिसाइकल करना है, उसको लेके कंसेंसस नहीं बना पाई। डाइवर्जेंस ऑन कैपिंग न्यू प्लास्टिक प्रोडक्शन वर्सेस फोकसिंग ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे कंसेंसस नहीं आ पाया। डाइवर्जेंस था मतलब कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। और तो यही मेन रीजन था कंसेंसस नहीं आने का। और इसको ये बैकग्राउंड क्या है, यूएन एनवायरमेंटल असेंबली ने इसको लीगली बाइंडिंग ट्रीटी एंड प्लास्टिक करने के लिए शुरुआत की थी। तो उसी के चलते जेनेवा का नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे, बट उसका फाइनल आउटकम नहीं आ पाया। और कंसर्न क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। 2007 तक ट्रिपल हो सकता है। और जिससे क्या होगा, इंडिया मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली 9% ऑफ द रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। और जिसमें 20 मिलियन टन एनवायरनमेंट के अंदर एनुअली इंटर कर जा रहा है। तो एक एक एनवायरमेंटल कंसर्न के तौर पे ये उभर के आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है ऑफ बजट बोरिंग बाय गवर्नमेंट। ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है? तो ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है? गवर्नमेंट खुद से बोरो नहीं करती, उसको फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया जाता है इसको। ये कौन सी एंटिटी होती हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको बोरिंग करती हैं? वो होती हैं जैसे पीएसयू हो गए, और भी गवर्नमेंट एजेंसी होगी, एंटिटीज होगी, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोरोइंग करती हैं। और जिसको ऑफिशियल बजट में दिखाई नहीं देता, जिससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लेके काफी कंसर्न पैदा होते हैं। मतलब एक फिजिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, बट उसको एनुअल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जा रहा। तो ये क्या होगा कि ये एक्सप्लिसिटली बजट में दिखाया नहीं जाता। और बजट बोरोइंग एक बर्डन, ट्रू बर्डन को हाइड कर लेती हैं। तो अभी स्टेट में डिसिप्लिन मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो इसको ईज किया जा रहा है, मतलब इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जनरेटिव एआई को यूज करके जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने एआई का यूटिलाइजेशन कर दिया है? तो ये किया एमआईटी ने। और कौन सी डिसीज के लिए इसने रिसेंटली इसका जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उनके लिए एंटीबायोटिक बनाया है? वो बनाया गोनेरिया रिलेटेड डिसीज के लिए। और दूसरा होगा एमआरएसए के लिए, मेटिचिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोकोलोकस ऑरियस। तो इन्होंने इसके लिए डिस्कवर कर लिया है। और ये किसने किया? आपको इसमें बस ये बताना चाहिए, एआई को इंटीग्रेट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक किसने बनाया है? एमआईटी ने बनाया है। बस इतना पता होना चाहिए इसमें। So I think these were the 15 MCQ relevant for a exam point of view. So my current affairs session will be updated daily basis around 7 to 8 in the morning. So keep updated, stay updated with my current affairs and stay ahead in your exam journey. Thank you all.